चलो पढ़े भाई। तुम लोगों का जो कंसेप्ट थे वो तो क्लियर हो गए। इसके अंदर एक दो छोटे मोटे कंसेप्ट बचे हैं। देखो एक तो ये वाला कंसेप्ट बचा था, तो याद आया मेरे को। क्या कंसेप्ट था कि मान लो लाइट की रे रिफ्रैक्शन के अंदर अगर बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ऐसी आती है, तो क्या होता है? क्या उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है? तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग इसका रीजन भी समझ गए होंगे कि वो सीधी क्यों निकलती है। भाई सीधी सी बात है, वो बेंड क्यों होती थी? क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी लाइट की जो स्पीड है उसमें अचानक से चेंज आ जाता था, है ना। मतलब उसके जो एज होते थे उन एजेज के अंदर बदलाव आ जाता था। मतलब वो मान लो सपोज दैट ऐसे निकल के आ रही है, तो इसके अंदर ये तो पहले एंटर करती है और ये बाद में एंटर करती है। तो इसकी स्पीड में तो पहले चेंज आता है और इसकी स्पीड में बाद में चेंज आता है। तो दोनों की स्पीड अलग अलग चेंज हो रही है। चीज समझ में आ रही है? दोनों की स्पीड में अलग अलग टाइम पे चेंज आता है, तो उस वजह से वो बेंड हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्ट में भी एक साथ चेंज आया, इन दोनों पार्ट में एक साथ चेंज आया, एक साथ फॉल हुई, तो ये बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कौन सा केस नहीं आता है? बेंडिंग वाला केस नहीं आता है, बेंड नहीं होती है लाइट की रे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लो लाइट की रे जो है वो किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, लंबवत आके अटैक कर रही है, तो क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन वाला केस नहीं आएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी जो लाइट की रे। ठीक है, चलो अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे आज से। मेरे ख्याल से सब लोगों ने साइन कन्वेंशन वगैरह ये चैप्टर वगैरह पढ़ के आए होंगे। ठीक है, उसके यूजेज क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं, वो पढ़ के आए होंगे तुम लोग, है ना। नहीं पढ़ के आए होंगे तो तुम लोगों को आज का जो पार्ट है, आज का जो लेक्चर है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये सुन लेना पहले, आज का लेक्चर कतई समझ में नहीं आने वाला जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं उनको। चलो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 1। उसने क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब नाम दे दिया कॉनकेव मिरर, है ना। इधर ध्यान दो, मेरे चेहरे की तरफ ध्यान दो। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर बोला है, तो कॉनकेव मिरर लिख देता हूं मैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है या प्लस में होती है? तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, और सिंपल सी बात है, ये इधर की तरफ स्फीयर बनाएगा, तो फोकल लेंथ इसकी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। मतलब एफ कॉनकेव में क्या होती है, माइनस में होती है। तो इसने क्या बोला बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो एफ की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। वो कभी भी आपको साइन के साथ में नहीं देगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये माइनस में या प्लस में। वो आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने चेक किया कि उसने फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर बोली, इसका मतलब एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, समझ में आ गया? yes, आगे उसने क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एट 40 सेंटीमीटर, फाइन एन ऑब्जेक्ट फाइन है, ये क्यों नहीं आती हो साथ में? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, u की। भाई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी दूरी है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, 40 सेंटीमीटर। एंड एज वी नो u हमेशा माइनस में होता है, तो हमने u की वैल्यू को भी किस में डाल दिया, माइनस में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब आगे इसने क्या बोला, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, मतलब इमेज की एक्चुअल में डिस्टेंस निकालनी है, उसकी स्थिति बतानी है कि इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, उसका नेचर बताना है। ऑल्सो गेट द मैग्निफिकेशन, और उसका मैग्निफिकेशन भी बताना है। ठीक है, मतलब भाई सिंपल सा बोल रहा है ये, पहले तो v निकालो, पहले तो क्या निकालो, अब भाई अगर आपको f और u पता चल गया ना, भाई सीधी सी बात बता दूं आप लोगों को, एक छोटा सा फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी कैलकुलेशन नर्सरी क्लास की या 5th क्लास के बच्चों को भी आती है। यहाँ पे केवल और केवल यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब v की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो भाई सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। बस मेन फंडा ये होता है कि आपका कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ये ध्यान रखो। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है मिरर के लिए। अब f की वैल्यू में इसके साथ में रखूंगा तो ये बन गया माइनस का 1/30,
अब यार सिंपल सी बात है, तुम बोलोगे सर -30 है ये, तो आप इसको ऊपर क्यों लिया है? तो माइनस जो होता है वो घुमा फिरा के ऊपर ही आता है, या बीच में लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। 1/v मुझे निकालना है, 1/u की वैल्यू हो गई माइनस का 1/40, सही है भाई। प्लस की जगह माइनस कैसे बन गया, समझ में आ गया होगा भाई। सिंपल सी बात है, u की वैल्यू -40 है तो ये बन गया माइनस का 1/40। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस का 1/30 प्लस का 1/40, सही है। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3, सही है क्या? ये 1/v की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी, -1/120। इसका मतलब v की वैल्यू मेरे पास निकल के आई माइनस का 120 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? भाई सीधी सी बात है, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से हमारे जो और भी उसने क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो अपने आप आ गए, ठीक है। पहले तो मैग्निफिकेशन भी उसने पूछा, तो मैग्निफिकेशन भी मैं निकाल सकता हूँ। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v/u होता है भाई। माइनस v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 120, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में क्या आ गई, माइनस की 3। मतलब मेरे पास में एक्चुअल में मैग्निफिकेशन जो आया वो 3 टाइम आया। मतलब मेरे पास में जो मैग्निफिकेशन आया वो क्या आया, 3 टाइम आया। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा था ना, उसका 3 टाइम मेरे पास में कौन थी, इमेज थी। उसकी 3 टाइम मेरे पास में क्या थी, इमेज। मतलब 3 टाइम मैग्नीफाई करके दिखाई गई इमेज। यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? अब देखो क्या क्या चीजें मुझे यहाँ समझ में आ रही है। बेटा एक बात बताओ, v की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव कॉनकेव मिरर के केस में कब आती है? 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें v की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर ध्यान हो तो। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, फोकल लेंथ इधर है, और 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें इमेज आपकी इधर की तरफ बनती है। इमेज किधर की तरफ बनती है, इधर की तरफ बनती है। और ये 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें इमेज आपकी रियल बनती है और एक्चुअल में वो इन्वर्टेड बनती है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक्चुअल में नेचर क्या है उसका इमेज का, तो मैं कैसा बोलूंगा कि भैया उसका जो नेचर है ना वो रियल है। ये किसने बताया, इस नेगेटिव सिंबल ने बताया। क्योंकि इस माइनस के सिंबल से मैं ये पता कर पाया कि एक्चुअल में इमेज बन क्या रही है, इधर की तरफ इमेज बनती है। अब मुझे जैसे ही पता चला कि इधर की तरफ इमेज बन रही है, तो मुझे ये चीज पता है कि कॉनकेव मिरर में अगर इधर इमेज बन रही है, इसका मतलब 5 केस हैं, और उन 5 केसों में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है, और साथ में कैसी बनती है, बोला है नहीं ऐसा। और ये वाली चीज ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी u है ना, उससे 3 टाइम दूर है कौन, आपकी इमेज। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो -40 सेंटीमीटर है, और ये कितनी दूर है, 120। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इमेज उतनी ज्यादा बड़ी बनती जाएगी। समझ में आ रहा है? और 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, इसका मतलब इमेज बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 3 टाइम बड़ी है। बोलो है नहीं ऐसा? तो ये माइनस साइन इसी को इंडिकेट करता है। बाकी कुछ नहीं था इस न्यूमेरिकल में, कुछ नहीं था इस न्यूमेरिकल में, इतनी सी भी चीज नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी बंदे घूम जाते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं, उस वजह से उनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो इस न्यूमेरिकल में कहीं भी कुछ नहीं है, केवल साइन वाली बातें हैं, साइन कन्वेंशन वाली बातें हैं। अगर तुम समझो कि भाई साइन कन्वेंशन को रट लो तो भूल जाना। साइन कन्वेंशन को डायरेक्टली नहीं रख सकते, उसके लिए पहले आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, रे डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे। रे डायग्राम के लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स के लिए आप लोगों को पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में बेसिकली मिरर और लेंस होती क्या है। मतलब सारी चीज़ें रिलेटेड है, और बहुत आसानी से धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाई है मैंने। बोला आया नहीं आया ये क्वेश्चन, आया नहीं आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो इसको एक जना कैप्चर कर लो किसी के भी फ़ोन में, उतारना नहीं। अभी अपन एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो तुम लोग बैठ के करोगे, ठीक है? उसके बाद ग्रुप में सेंड कर देना उसको, ना जल्दी करो बड़ा। मैं भी कर लेता हूँ, हो गई। चलो करवाएं आगे। समझ में आया? फील आया क्वेश्चन का? नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ये तो बहुत आसान है आप लोगों को, क्योंकि ये सीधा सीधा दे रहा है, सीधा सीधा दे रहा है कि आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, या आपको सीधी सीधी सी ये बात बता रहा है कि आपके पास में मिरर कौन सा है, आपके पास में कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। इस बात करो, उसको बोल के ना सर पढ़ा रहा, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, इसने क्योंकि बोल दिया मुझे सीधा सीधा कि मिरर कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है।
ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब एक आपकी इमेज है जो कितने सेंटीमीटर पे दिखाई देती है बेटा, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक बात बताना, ये u है या ये v है? v है। v की वैल्यू मेरे को मतलब क्या दे रखी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। अब भाई v की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केवल 2 केस बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, यही होता है ना कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर केवल 2 केस बनते हैं जिसके अंदर इमेज हमेशा इधर की तरफ बनती है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? भाई पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हमेशा इमेज इधर बनती है। भाई 2 ही केस हैं और दोनों केस में इधर बन रही है, इसका मतलब भी पॉजिटिव में। ठीक है, चलो आगे देखो। भाई ऐसे करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, और साइन कन्वेंशन को रटोगे तो कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाओगे। भाई अपना मतलब मान लो तुम लोग पेपर करने बैठे और पहले ही क्वेश्चन में अटक गए। भाई बोर्ड का पेपर था, तुम लोग पेपर करने बैठे और पहले ही क्वेश्चन में अटक गए, तो ये समझ जाना वो पेपर बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम्हारे अंदर कितना ही कॉन्फिडेंस भरा पड़ा हो, अगर पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग अटक गए ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी से धड़ाम से गिरेगा ना कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और तुमको जो क्वेश्चंस आते भी होंगे ना वो भूल चुके होंगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग साइन कन्वेंशन को रट के गए। तो 101% है कि उस टाइम पे तुम लोगों को साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कौन सी चीज की जड़ क्या है, ये चीज आई कहाँ से, तो वो जड़ बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, रे डायग्राम को तुम भूल इसलिए नहीं सकते क्योंकि डायग्राम को बहुत कम भूला जाता है। बार बार में उसकी प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं, और उनको इसलिए भूल जाओगे क्योंकि उनको तुम रट रहे हो। ठीक है ना, तो ये भी याद रखो, वो भी याद रखो। ठीक, चलो b की वैल्यू के आगे मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या दे रखी है मेरे को, 16 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है माइनस में होती है? प्लस में होती है माइनस में होती है? प्लस में होती है। तो फोकल लेंथ हो गई इसकी 16 सेंटीमीटर। बोले यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? ठीक है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है। मतलब एक्चुअल में क्या निकालना है बेटा आपको? u निकालना है। भाई सीधी सी बात है, क्या निकालना है आपको? u निकालना है। बोले यहाँ तक पंगा है क्या कोई? चलो आगे करें। अब मुझे ये चीज पता है क्या बेटा, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, क्योंकि मिरर का केस चल रहा है अभी। 1/f तो हो गया 1/16, 1/v हो गया 1/8 और 1/u हो गया 1/u। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? 1/u को मैंने अकेले छोड़ दिया और 1/u इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 1/16 माइनस 1/8। ये चीज बन गई मेरे पास 16, ये बन गया 1 माइनस 8 टू जा 16 इक्वल टू माइनस का 1/16। मतलब 1/u की वैल्यू मेरे पास में माइनस 1/16 आई और u की वैल्यू आई मेरे पास में माइनस का 16 सेंटीमीटर। बोलो मन में कोई शंका है क्या? क्या मेरा ये आंसर सही है? क्या मेरा ये आंसर सही है? क्या आपको देखने से ऐसा लगता है कि मेरा ये आंसर सही है? क्या आप 100% ये बोल सकते हो कि मेरा ये आंसर सही है? क्यों? तो यू नेगेटिव में तो आना चाहिए भाई, यू नेगेटिव में तो आना चाहिए। यू नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो तुम्हारे दिमाग में खलबली हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं आ सकता। यू हमेशा किस में आ सकता है? नेगेटिव में आ सकता है। यू हमेशा किस में आ सकता है? नेगेटिव में। और हाँ, हमारा यू आया भी किस में? नेगेटिव में। मतलब हमने जो तरीका अपनाया है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि हमारे पास में ये जो आंसर, ये जो मैग्नीट्यूड आया है इस आंसर का, मतलब जो वैल्यू आई है वो सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो साइन कन्वेंशन लिया वो बिल्कुल करेक्ट लिया है, क्योंकि अगर गलती से भी ये पॉजिटिव आ जाता मतलब आपने कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की है। समझ में आया? यू की वैल्यू नेगेटिव में ही आनी चाहिए थी। अब एक बात बताना, अगर मैं ये बोलूँ कि इसका नेचर बताओ, तो इसका नेचर क्या होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी? मतलब ये छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, क्या होगा? ये वर्चुअल होगा। और कैसा होगा? इरेक्ट होगा, मतलब आभासी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो बनता ही आभासी है, इसके अंदर तो बनता ही वर्चुअल है। बोलो आएंगे ऐसा? बोलो क्लियर हुआ नहीं है वो बेटा? चलो कैप्चर करो इसको भी। क्वेश्चंस दूंगा मैं बहुत सारे, ऐसे टेंशन मत करो। तुम्हारी एनसीईआरटी वाली बुक में भी होंगे, मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं केवल फील करवा रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना बीच में। भूमि, डाउट हो पूछ लेना बीच में।
अच्छा हाँ, जब भी आपको मिरर दे दे वो तो समझ सुकून की सांस ले लेना। अगर वो दे दे कि यार ये मिरर है ये लेंस है तो सुकून मिल जाना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया। कई बार पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मिरर है कौन सी लेंस है ना। चलो थर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब की बार इन्होंने दिया लेंस, क्या दिया बेटा इसने, है ना। सारे इक्वेशन करवा रहे हैं अपन लेंस के भी और मिरर के भी, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर। तो ये जो 60 सेंटीमीटर दे रखा है ये एक्चुअल में बेसिकली दे क्या रखा है, क्या दे रखा है आपको, यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू दे रखा है। क्या हुआ अबे, है ना, यू की वैल्यू दे रखी है। तो यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी बेटा, 60 सेंटीमीटर। क्या दे दी, 60 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या दे दी, 60। अब इसके ऊपर माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, भाई सिंपल सी बात है माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यू ऑलवेज भी नेगेटिव। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे इसने बोला इफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब एफ है। फोकस दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर एफ है, तो एफ की वैल्यू इसने दे दी 30 सेंटीमीटर। चलो साइन देखो इसके अंदर, भाई इसके अंदर साइन पॉजिटिव का आएगा या माइनस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दोनों तरफ होती है लेकिन प्रिंसिपल फोकस इधर वाला माना जाता है क्योंकि लाइट की रेज आती है और इसी के ऊपर आके इकट्ठी होती है, तो इसका फोकस इधर की तरफ माना जाता है। मतलब अपन एफ को किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बोलो कोई डाउट, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, इफ ऑब्जेक्ट हाइट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो उसकी पोजीशन निकालो और नेचर निकालो। हाइट क्या दे दी बेटा ऑब्जेक्ट की, 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या दे दी, 3 सेंटीमीटर। और भाई अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाली है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या देने वाली है, पॉजिटिव। तो उसने नेचर पोजीशन, एक ही क्वेश्चन पूछेगा यार हमेशा, या तो नेचर पूछ लेगा या पोजीशन पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में घुमाव भी होते हैं बेटा, अगर तुम अच्छी बुक यूज में लोगे ना तो तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर तुम ये मंजित कौर वगैरह अगर करते हो इस बुक को तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, और अटकोगे भी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ठीक है, पहले तो पोजीशन निकालना है। मुझे ये चीज़ तो पता है ना, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला होता है ना, लिखवाया है मैंने। अब एक बात बताना, f की जगह पे तो मैंने लिख दिया 1/30, 1/v मुझे नहीं पता, ये माइनस माइनस प्लस बन के क्या ये 1/60 बन जाएगा। भाई माइनस तो पहले से ही है और u भी माइनस में है, u भी किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस किस में बन गया, प्लस में बन गया। तो यहाँ से मेरे पास में 1/v कितना आ जाएगा, 1/30 माइनस का 1/60, तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम 60, ये बन गया 2, ये बन गया 1, सही है ना, 1/v। तो v की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाती है, 1/v इक्वल टू आ जाता है मेरे पास में 1/60, 1/v इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1/60, तो v की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास में 60 सेंटीमीटर। एक बात बताना, v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के कौन से केसेस हैं, 5 केसेस। कॉन्वेक्स लेंस के ये वो 5 केस हैं जिनमें हमेशा v क्या आता था, पॉजिटिव आता था। और पॉजिटिव अगर v आ रहा है तो इमेज रियल बनेगी क्या बेटा, और इन्वर्टेड भी बनेगी क्या बेटा। बोलो आया नहीं आया, बोलो फील आया नहीं आया इस चैप्टर में, उन फॉर्मूलाज का फील आया नहीं आया। तो ये रियल बनेगी और कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड बनेगी। तो इसकी पोजीशन पता चल गई, अपने को नेचर पता चल गया। अगर वो बोलता है हाइट ऑफ एन इमेज निकालो, क्या निकालो, हाइट ऑफ एन इमेज निकालो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाइट ऑफ एन इमेज निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला है, m इक्वल टू v अपॉन u एंड ऑल्सो m इक्वल टू hi अपॉन h नॉट। ध्यान है बेटा। अगर बेटा मैं ये भी m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दूं तो कोई इशू है, क्योंकि भाई मुझे v पता है, मुझे u पता है, तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ। मुझे फिर मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा, आवर्धन क्षमता पता चल जाएगी, और मुझे ho पता है, hi निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो इससे अच्छा तो ऐसा कर दो ना, इन दोनों को इक्वल कर दो, क्या कि v अपॉन u, भाई हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं ये इक्वल। भाई मैथ्स तो पढ़ी है तुम लोगों ने इतनी सी, तो कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब अगर a इक्वल टू b है और a इक्वल टू c है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि b इक्वल होगा c के। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा भाई। अगर a इक्वल टू b है, a इक्वल टू c है, तो b भी किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये भी आपस में हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। v की वैल्यू 60, u की वैल्यू -60,
है। इससे एक चीज और समझ में आई क्या तुम लोगों को, u 60 है और v भी 60 है, तो दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कैसे होंगे, इक्वल। दोनों कैसे होंगे, इक्वल। और एक चीज और बताना मेरे को, जब दोनों वो इक्वल हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, किसके ऊपर प्लेस्ड होगा, 2f के ऊपर। किसके ऊपर प्लेस्ड होगा, भाई अगर वहां पे मिरर होता तो सी पे प्लेस्ड होता, और अगर लेंस है तो किसके ऊपर प्लेस्ड होगा, 2f के ऊपर। यहाँ तक चीजें समझ में आई। इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। एच आई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एच आई की वैल्यू आपके पास में नहीं पता। एच ओ की वैल्यू कितनी बटा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एच आई विल बी इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। भाई सिंपल सी बात है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। किससे बता दिया था, u और v, क्योंकि जितने दूरी पे u था उतनी दूरी पे ही क्या था, v था। जब देखिए दोनों आपस में बराबर थे तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा आपस में, बोलो फील आया नहीं है, बताओ आया नहीं है, समझ। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, ये केवल कैप्चर इसलिए करवा रहा हूँ तुम लोगों को, जिससे तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देख लेना, बाकी तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स खुद से करने। ठीक है, अगर इसको उतारना चाहो तो उतार लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो मिटा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा कोई जो ऊपर से जा रहे हो जिसके बुक है, देखना भैया हिंदी में दिक्कत होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसमें भी दे दिया आज इसने कि लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें भी इसने कॉन्वेक्स लेंस दे दी पहले से, है ना। इसने बोला ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो क्या दे रखा है, ये u दे रखा है या v दे रखा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है। तो बोला तो ना, कितनी बार बोला तुम लोगों को मैंने, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये कितना दे दिया, -10। माइनस क्यों लगाया भाई, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि u हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो f क्या हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर प्लस में होगी माइनस में होगी, प्लस में होगी। किसमें होगी, प्लस में। आगे इसने क्या बोला, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब ये नहीं करवा रहा हूँ मैं ना, इजी है, इसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है, और नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। आपकी बात कॉनकेव मिरर दे दिया इसने, क्या दे दिया बेटा, कॉनकेव मिरर। सब कुछ तो दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे दिया इसने ना। फोकल लेंथ दे दी कॉनकेव मिरर की 30 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर अगर मैं देखूं बेटा तो कुछ ऐसा होता है, इधर की तरफ मिलाएंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी, प्लस में होगी, माइनस में होगी। किसमें होगी, माइनस में, भाई माइनस में होगी। ठीक है, आगे देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया मतलब माइनस में होगा ये भी, भाई यू में तो कभी सोचना ही नहीं है, यू तो हमेशा ही माइनस में होने वाला है। देन फाइंड द इमेज पोजीशन एंड इट्स नेचर। इसमें भी वही इमेज की पोजीशन निकालनी और नेचर निकालना है, खुद से करना है ये क्वेश्चन भी। क्या ये सब में दे रखा है इन्होंने, ये 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं ना, 7th क्वेश्चन शायद अच्छा क्वेश्चन है शायद। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसने डायरेक्टली ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक लेंस दे रखी है और उसको नाम दे दिया कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस का आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। आगे इसने मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। और अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस की f जो होती है वो पॉजिटिव में होती है ना। ये आपकी लेंस हो गई, इधर की तरफ वो आपकी बनती है, फोकल लेंथ इधर की तरफ होती है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। इतना तो आ गया होगा समझ में, बंद कर सकते, ठीक है। व्हेन द अपराइट इमेज ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड, अगर इसकी अपराइट इमेज बनती है, अपराइट अगर इसकी इमेज बनती है एट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई, अगर इसने बोला कि आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। और साथ में इसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसकी फोकल लेंथ कैसी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर आगे इसने बोला कि व्हेन द अपराइट इमेज ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड, अगर उसकी क्या बनती है? अपराइट इमेज बनती है, मतलब उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसी इमेज बनती है? सीधी इमेज बनती है। देन एट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई, कितनी डिस्टेंस से? नियर पॉइंट ऑफ आई। मैं तो लोगों को ध्यान हो तो एक चीज बोली थी, अपन अकोमोडेशन ऑफ एन आई में आंखों की समंजन क्षमता जब आगे पढ़ेंगे उसके अंदर नियर पॉइंट और फारेस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आंखों का नियरेस्ट पॉइंट होता है ना बेटा, वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो ना, क्लियर देख सकते हो, तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देख सकते हो। अगर उसके बिल्कुल पास में कभी भी न्यूज़पेपर को अगर आप ऐसे लेके पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्या? उसको थोड़ा सा इधर लेके आओगे तो भी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन आंखों पे बहुत ज्यादा जोर आएगा। आपको अपनी सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच की, वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो इसने यही चीज बोली है कि एक्चुअल में आपकी आंख की जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट से, वो 25 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी इसने 25 सेंटीमीटर। क्या दे दी? यू दे दी आपको। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ये समझ में आया 25 सेंटीमीटर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये आंखों का नियरेस्ट पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? ये नियर पॉइंट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को और आंखों के बीच की दूरी होती है। मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, जिसपे आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे सकता है। बोले यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसकी यू किस में होगी? नेगेटिव में। अब इसने बोला कि एक्चुअल में इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मुझे v निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन यू। m इक्वल टू क्या होता है? लेंस है, सॉरी लेंस है, तो v अपॉन यू होता है m की वैल्यू। तो मेरे पास में v होगा, u होगा, तभी तो मैं v की वैल्यू नहीं, वो m की वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं। चलो v निकालते हैं, निकल जाएगा v। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में? 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हो गई 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। यहाँ तक कोई शंका है मन में? यहाँ से मैं 1/v की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 1/10 माइनस 1/25। तो ये आगे मेरे पास में कितनी? 50 आएगी, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में? 4। तो ये आ गया मेरे पास में 1/v। 1/v इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया? v की वैल्यू आ गई मेरे पास में हैं? ठीक ठीक ठीक। तो मेरे पास में v की वैल्यू क्या आ गई? 50/3 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अपराइट इमेज बोलिए ना इसने, मतलब सीधी इमेज, तो v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी इसमें। दिखाना एक बार ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस। बड़ा ये v की वैल्यू दे रखी है आपको, ये जो दे रखी है ना, ये जो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये एक्चुअल में v की वैल्यू दे रखी है आपको, u की वैल्यू नहीं दे रखी है ना। अब ये सीधी इमेज बनती है, तो कॉन्वेक्स लेंस में सीधी कब बनती है इमेज आपकी? जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो सपोज दैट ये वाली लेंस है, तो सीधी इमेज कब बनेगी? सारी तो यहाँ पे बनती है, सीधी जब बनेगी जब ये इधर की तरफ बनेगी, मतलब एक सिंगल केस होगा। तो इसमें v किसमें होगा? नेगेटिव में। आप सही, ठीक है। मतलब अपने पास में ये जो वैल्यू आएगी ना, ये u की आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? ये u की वैल्यू आएगी। दोबारा काट देना। ठीक है, 1/10 इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? माइनस का 1/25 माइनस का 1/u। ठीक है भाई, तो 1/u को उधर ले गया मैं, 1/u इक्वल टू 1/10, 1/u को उधर लेके गया हूँ ना मैं, 1/10 माइनस का 1/25 माइनस का 1/10। सही है भाई, 1/u को उधर ले गया और ये सारी चीजें कर लिया है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में? 50। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में? माइनस का 7 बन जाएगा ये, है ना। कटोगे तो माइनस का 7 बन जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में? माइनस का 50 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। बोला आएंगे यहाँ समझ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है आपका? माइनस का 50/7 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस्ड है। अब उसका मैग्निफिकेशन बोला, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u। v की वैल्यू तो आ गई आपके पास में किसकी? माइनस का 25।
और u की वैल्यू क्या है आपके पास में माइनस का 50 डिवाइड बाय 7, मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 25 से ये 2 खत्म, आपके पास में आ जाएगा 3.5 टाइम्स, मतलब जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितने टाइम आएगा 3.5 टाइम्स। बोलो आएगी ऐसे, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी कोई, अब देख लो इतनी सी चीज में पूरी की पूरी, लेकिन मुझे पता चल गया, ऐसे ही तुमको भी पता चल जाएगा अगर तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो तुम लोग ढंग से पता कर पाओगे। जैसे मुझे पता चल गया क्योंकि इसके अंदर v की वैल्यू जो आ रही थी वो कैसे आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, जबकि उसने बोला कि अपराइट इमेज है मतलब सीधी इमेज है, तो यार पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए थी, नेगेटिव आनी चाहिए थी। अगर नेगेटिव आ जाती मतलब मेरा फंडा सही था, तो वही वाली बात होती है इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को अपने आप पता चल जाता है, फील आ जाता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया। समझ में आया नहीं आया? yes, सब लोगों को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन उतार लो, अच्छा क्वेश्चन है। डन, चलो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छोटा सा कंसेप्ट है वो भी बता देता हूँ मैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम लोगों को ध्यान हो तो मैंने ये छोटी सी चीज बताई थी आप लोगों को, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है और उसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको कई जगह तो कई बुकों में तो म्यू मिलता है ये, और एनसीईआरटी वगैरह की बुक देखोगे तो उसके अंदर आपको एन भी मिलेगा ये, कोई भी सिंबल दे सकते हो आप इसको, म्यू भी दे सकते हो और एन भी सिंबल भी दे सकते हो। कई बुकों में आप लोगों को ऐसे भी मिलेगा ये म्यू 2 1 या म्यू 1 2, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह दो म्यू 2 1 म्यू 1 2 सॉरी, है ना, और या फिर इसको ऐसे भी कह दो म्यू 1 2, ऐसे भी कह दो, ये दोनों सेम ही है ना। इन दोनों का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर जो एनसीईआरटी देखोगे उसमें आपको ये मिलेगा कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो इन दोनों को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, म्यू 1 2 या 2 म्यू 1 इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये चीज भी ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। बोला नहीं आया समझ में? बोलो इतनी चीज समझ में आई क्या बेटा? एक मिनट बताना मत इसको, है ना। 1 and 2 मैंने क्या लिखा, 2 म्यू 1, ठीक है, सही है ना। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, किसके, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब मैं ये चीज इसके साथ में एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1, मतलब सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि ये एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का। भाई ये नोटेशन हो गया, किसका नोटेशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसका मतलब भी वही है, मतलब जो मैंने बोला उसको मैंने इस तरीके से लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब v2 अपॉन v1 के, किसके, v2 अपॉन v1 के। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या बेटा? यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? चलो इनको उतार लो पहले, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा। अगर मान लो आपको एक ही मीडियम दे रखा है ना, मतलब एक सिंगल ग्लास मीडियम दे रखा है और दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है वैक्यूम मान लिया या एयर मान लिया, ठीक है, इन दैट केस क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला इन दैट केस मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालो, है ना, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या निकल के आएगा भाई, स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम 2 या फिर स्पीड इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इन मीडियम 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मान लिया, अपने को जब कुछ नहीं दिया हुआ होता तो हम या तो वैक्यूम मान लेते हैं या फिर एयर मान लेते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में। तो वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है वो आप लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू क्या आएगा, V2/V1। मतलब अगर मैं कुछ टाइम के लिए इसको वैक्यूम मान लूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्या लिखा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। बोलो सही है गलत है? भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, ठीक है। तो मतलब दूसरा मीडियम में क्या मान लेता हूँ, वैक्यूम मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मीडियम नहीं होता, या फिर एयर मान लो दूसरा मीडियम, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो आप एयर मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ग्लास का निकालना है, तो मैंने क्या मान लिया, वैक्यूम ले लिया वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया कि स्पीड इन वैक्यूम या एयर डिवाइड, क्योंकि दोनों में सेम होती है स्पीड, है ना। स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। तुम लोग बोलोगे सर स्पीड इन वैक्यूम पहले आया और ग्लास बाद में आया, बिल्कुल, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या बनेगा, ये μg/μv बनेगा। बोलो यही बनेगा ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, आपके वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। भाई सिंपल सी बात है, और ये इसके रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो वैक्यूम वाली तो ऊपर आएगी और ग्लास के अंदर जो होगी वो नीचे आएगी। इसका मतलब स्पीड इन वैक्यूम ऊपर आ गया और स्पीड इन ग्लास क्या आ गया, नीचे। समझ में आ गया क्या, आया नहीं आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको मान लो सपोज दैट केवल एक ही मीडियम दे रखा है ना, केवल एक ही मीडियम दे रखा है, तो दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली या तो एयर को मान लेना या ग्लास को मान लेना। दूसरा मीडियम ग्लास तो नहीं, दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली या तो एयर को मान लेना या वैक्यूम को मान लेना, ठीक है। और मीडियम 2 दे रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं भी एक एग्जांपल करवाऊंगा, ये चीज समझ में आई क्या? नोट डाल के लिख लेना, क्या लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना भाई। अगर एक मीडियम दे रखा है, तो दूसरा मीडियम एयर और वैक्यूम मान लेना, ठीक है। इफ यू हैव ओनली वन मीडियम यू कैन अज्यूम सेकंड मीडियम इक्वल टू एयर और वैक्यूम। दूसरा मीडियम या तो एयर को मान लेना या वैक्यूम को। आया नहीं आया समझ में? ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या है, घूम जाते हैं कई बार बच्चे। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है मीडियम के। मिटा दूं? चलो देखो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहता है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। एक लाइट है जो कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है बेटा, एयर से ग्लास में जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया भाई ने 1.50, और वो लाइट कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है बेटा, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। कहाँ से कहाँ पे एंटर हो रही है बेटा, एयर से ग्लास, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट निकालनी ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी? अब भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो एक ही मीडियम है भाई, दूसरा मीडियम तो एयर है। हम दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली मान लेते थे, लेकिन इसने बता दिया इस बार।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे रखा है क्या कि भाई जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.50, मतलब एक्चुअल में एयर से ग्लास प्लेट में जा रही है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का, ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। तो भाई सिंपल सी बात है, म्यू जी इक्वल टू क्या होगा भाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होगा सी अपॉन वी जी के। भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जो भाई सीधी बात है, ये तो रेसिप्रोकल होगा ग्लास की वेलोसिटी के, तो वीजी नीचे आ गया और सी ऊपर आएगा, बस हो गया काम। ये तो हो गया 1.50। सी की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ होती है डिवाइड बाय वीजी, तो 1.5 वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सॉरी वेलोसिटी इन ग्लास है ना, इक्वल टू 3 × 10⁸, तो Vg इक्वल टू क्या जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट लगाया ऊपर 10 लगाया, तो ये बन जाएगा कितना 15 2 जा 30, तो Vg इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में 2 × 10⁸ मीटर पर, मतलब ग्लास के अंदर जो स्पीड होती है मैंने पहले भी बताया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही जो एक और होता है वाटर के अंदर 2.25, ये लिखवाई है तीनों मैंने, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया है फिनिश। इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1-2 न्यूमेरिकल और दे रखे हैं, वो खुद से ट्राई करना, नहीं आते हैं तो मेरे को बता देना कि भाई सर आपको ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है भाई लोगों। चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसके अंदर कोई भी छोटे मोटे डाउट हैं तो कल लेके आ जाना, कल इसकी एक क्लास ले लेंगे, प्रॉब्लम क्लास, इसके अलावा इसके अंदर कोई वो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन परसों से इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, ह्यूमन आयरन कलरफुल वर्ल्ड वाला। फिजिक्स लगभग अपनी फिनिश हो चुकी है ना।